नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कुछ आदेश, कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता। इसका जो संभावित प्रभाव है वो क्या होगा? संशोधन मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दरअसल जो लेन देन संबंधी कानून है, अधिनियम है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। आखिर बेनामी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्यों ये फैसला लेना पड़ा, इसका क्या असर होगा, आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ICAI के पूर्व अध्यक्ष वेद जैन जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय। वेद जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही ED के पूर्व प्रमुख कर्नल सिंह जी से मैं समझने की कोशिश करूंगा। कर्नल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारत सरकार के पूर्व कानून सचिव सुरेश चंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत कर्नल सिंह जी मैं आप ही से करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज लेन देन बेनामी संपत्ति के संबंध में जो फैसला आया है, जो दिशा निर्देश आए हैं, इसके क्या मायने हैं, क्योंकि कानून को लेकर अलग अलग कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं जी। एक पार्ट है कि जो 1988 में जब ये एक्ट लगा था बेनामी संशोधन वाला, तो ओरिजिनल एक्ट जो बना था 1988 में, उसका जो सेक्शन 3 पार्ट 2 है वो ये कहता है कि अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन बेनामी ट्रांजैक्शंस किसको कहा है जी, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। उन्होंने कहा है कि अगर सपोज एक आदमी दूसरे आदमी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी ट्रांजैक्शन है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सेप्शन 3 ही एक्सेप्शन है इसमें जो उस समय के एक्ट में है। एक एक्सेप्शन उसमें यह था कि अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है या अपनी अनमैरिड बेटी के नाम से खरीदता है तो वो जी बेनामी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, या कोई डिपॉजिटर्स जो हैं उसमें नहीं आएगा बेनामी में। अब सवाल ये है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड के नाम से खरीदती है वो भी बेनामी में आ गया, एक फादर अपने बेटे के नाम से खरीदता है वो भी बेनामी में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि इसमें हमें आर्बिट्रेरीनेस नज़र आती है और इसलिए उसने सेक्शन 3 पार्ट 2 को कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सेकंड चीज आती है, अगर सेक्शन 3 पार्ट 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जो अमेंडमेंट हुआ है 2016 से पहले जी, उस समय की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं बेनामी, अब उस पर कोई लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट का सेकंड पार्ट है। उन्होंने कहा जो अमेंडमेंट हुआ है 2016 में ये प्रोस्पेक्टिव ही लागू होगा, 2016 के बाद की ट्रांजैक्शंस पे लागू होगा, 2016 के पहले की ट्रांजैक्शंस पे लागू नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जो एक्ट है उसने कहा है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करने के ऑफेंस नहीं है। अगर कोई आदमी बेनामी ट्रांजैक्शन सपोज किसी ने 2012 में की और आज भी उसके पास बेनामी प्रॉपर्टी है, तो ये एक्ट कहता है कि जिस साल में ट्रांजैक्शन हुई, जिस वर्ष में ट्रांजैक्शन हुई, वो ऑफेंस है। अब 2016 से पहले अगर वो ट्रांजैक्शन हुई है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसलिए जो अमेंडेड सेक्शन है 2016 का वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल नहीं होगा। जी। वेद जैन जी, आप कैसे देखते हैं इस केस को, इस पूरे मामले को, क्योंकि बेनामी लेन देन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है देश में, राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय रहा है, कानूनी दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए हैं उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बात 2016 के अधिनियम को रद्द करने की भी आ रही है, आखिर इसका तथ्य है क्या? देखिए, इसके लिए हमें ना थोड़ा सा बेनामी के जेनेसिस पे जाना पड़ेगा। बेनामी एक्ट ओरिजिनली 1988 में बना था और वो लगभग 10 सेक्शन का था, और जब ये 2016 में नोटिफाई हुआ, अगस्त 2016 में जब इसको नोटिफाई करने लगे और 1 नवंबर हमने 2016 से एप्लीकेबल किया, तो पार्लियामेंट ने एक्ट अमेंड करके इसको बहुत बड़ा कर बनाया सेक्शन जी। और जिस समय भी ये अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही थी उस समय भी ये सवाल उठा कि क्या हमें एक नया कानून बनाना चाहिए या पुराने कानून में अमेंडमेंट कर दी जाए। तो सरकार ने उस समय ये सोचा था कि अगर हम पुराने कानून में अमेंडमेंट करते हैं तो ये एक एप्लीकेबिलिटी 1988 से रहेगी रेट्रोस्पेक्टिव, और नया कानून बनाएंगे तो नई डेट से आएंगी। और उसके बाद 2016 के बाद बहुत सारे सवाल उठे कि भाई ये कानून 88 से लगेगा या 2016 से लगेगा।
और क्योंकि इसमें एक क्रिमिनल एस्पेक्ट भी था, जिसे सेक्शन 3(2) जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें ये कहा था कि भी 3 साल की सज़ा और फाइन और दोनों चीज़ें भी हो सकती है जो बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में। तो उसके बारे में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया वो 2 बातों में अहम है, बाकी बातों की इतनी वो नहीं है। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन 3(2) है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेरी है, तो उसको तो उन्होंने स्ट्रक डाउन किया, आर्टिकल 3(2) सेक्शन 3(2) को स्ट्रक डाउन किया। बाकी के लिए उन्होंने कहा कि इसके जो प्राविधान है वो प्रोस्पेक्टिवली होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेंगे, यानी कि 1 नवंबर 2016 को ये कानून नोटिफाई हुआ था, उसके बाद ये कानून एप्लीकेबल होगा, उससे पहले ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो मैं जो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो फैसले दिया है इसके बारे में, वो जो जैसे अपने भाई साहब कह रहे थे उसी के बारे में, उसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि एक चीज़ को एस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन को तो उन्होंने क्वैश किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके किया, बाकी को उन्होंने प्रोस्पेक्टिव डिक्लेयर कर दिया है। तो यही गया। लेकिन ये मानना कि बेनामी कानून नहीं लगेगा आगे वाली ट्रांजैक्शन पे सबके ऊपर 1 नवंबर 2016 के बाद जो कानून की ट्रांजैक्शन है बहुत सारा लगेगा, और पर्टिकुलरली जो डिमोनेटाइजेशन में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की वजह से हुआ, उनके ऊपर भी ये सब लगता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन उनके बाद के पीरियड की है। जी बिल्कुल। सुरेश चंद्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि संसद ने अगस्त 2016 में बेनामी सौदा निषेध कानून को पारित किया, जिसके प्रभाव में आने के बाद बेनामी सौदे कानून 1988 का नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध कानून 2016 कर दिया गया। नोटबंदी का मुद्दा भी इसमें आता है, और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, और अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है जी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि कोई भी पनिशमेंट या कोई भी प्रोविजन है जो पनिशमेंट से रिलेटेड है जी, वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। मतलब एक प्रोहिबिशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 में कि कहीं पर भी अगर एनहेंस हो रहा है पनिशमेंट या चेंज हो रहा है तो वो प्रोस्पेक्टिव ही होगा। ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है। अब जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो सिंपल इशू ये था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ये प्रोविजंस को अप्लाई कर रहा है रिट्रोस्पेक्टिवली, उन्होंने ये कह दिया कि ये प्रोस्पेक्टिव होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि कर्नल सिंह ने जो बताया हमें कि क्या क्या प्रोविजंस, जैसे सब सेक्शन 2 में अनमैरिड डॉटर्स वाइफ के नाम से, और सिक्योरिटीज जो रजिस्टर्ड होती थी डिपोजिटरी एक्ट में 1996 में ये ऐड हुआ था प्रोविजन, वो इसका एक्सेप्शन था। और प्रिजम्पशन भी जो प्रोसिक्यूशन पे था कि ये प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को ये बेनामी है। अब ये डिलीट होने के बाद एक तो प्रिजम्पशन खत्म हो गया, प्रिजम्पशन इज नाउ होगा कि जिस पे भी आरोप है बेनामी का। जी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो 2016 में जो प्रोविजंस आए, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6 और 7 के अंदर जो पनिशमेंट्स आए, पनिशमेंट में पहले था अप टू 3 years, अब ये हो गया नॉट लेस देन 1 year और अप टू 7 years। जी, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और है जो सेक्शन 5 में है। पहले ये था कि जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसको एक्विजिशन किया जाएगा, दैट विल बी सब्जेक्ट टू एक्विजिशन, नाउ इट इज कॉन्फिस्केशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बहुत होलिस्टिक जजमेंट नहीं दिया, सभी मेरिट पे नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अभी प्रोस्पेक्टिविटी पे, रिट्रोस्पेक्टिविटी पे कहा है, और उसमें रीजन उन्होंने ये दिया है कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट कैन बी फ्रॉम दी रिट्रोस्पेक्टिव डेट, लेकिन जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजंस है वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव ही हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए ये कहा है कि
not only the means, जी not only the ends, but means should also be justified. जी इसका इम्पैक्ट चाहे जो भी हो, जी। इसका इम्पैक्ट मैं ये मानता हूं, रूल ऑफ लॉ हैज टू प्रिवेल। जी ठीक है कर्नल साहब, अगर इस कानून में संशोधन करना पड़ा, 1988 से 2016 में संशोधन का एक नया अधिनियम बनाना पड़ा, संसद को कानून बनाना पड़ा, उसकी वजह क्या थी? और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिशा निर्देश दिए हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, क्या असर पड़ेगा? जो 1988 का एक्ट था उसमें डेफिनेशन जो थी, सबसे पहली चीज़, बेनामी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन आर्बिट्रेरी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है। जैसे बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर एक आदमी दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, एक्सेप्ट अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए, अनमैरिड डॉटर के लिए, या सिक्योरिटी की डिपॉजिटरी जो हैं, उसके अलावा सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो ये मान ली गई कि ये ट्रांजैक्शन जो है बेनामी है। नाउ सपोज कर लो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए प्रॉपर्टी खरीदती है, इसको भी बेनामी माना जाएगा इसमें। इसलिए एक होलिस्टिक अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। अगर अब नया अमेंडमेंट देखें तो उसमें जो बेनामी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन है बहुत डिटेल में दी हुई है जी, और एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। ऐसे नहीं कि अगर आदमी अपनी फैमिली के नाम से और HUF में एक आदमी दूसरे आदमी के नाम से भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको बेनामी नहीं माना गया। तो एक तो बड़ा जो बेनामी ट्रांजैक्शंस उनको अच्छी तरह से इसमें डिफाइन किया गया है। सेकेंडली इशू ये था कि बहुत सारे लोग बेनामी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स करप्शन कर रहे थे, करप्शन करके किसी और के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। इसके अलावा जितने भी हमने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी देखे, उन केसेस में भी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है किसी दूसरे के नाम से रखा गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरत थी कि एक इस तरह का एक्ट है जो जितने भी बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है अटैच किया जा सके। इसमें अटैचमेंट का प्रोसीजर है, लाइक PMLA में जैसे अटैच करते हैं, इसमें अटैचमेंट का है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो एक पूरा प्रोसीजर दिया है, सिविल प्रोसीजर, कि कैसे अटैच करें, कैसे वो गवर्नमेंट में वो कन्फिस्केट होगी। और क्रिमिनल में इसकी सज़ा बढ़ाई गई है, जैसे सुरेश जी ने बताया 7 साल की सज़ा कर दी गई। तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है, बहुत इनकम टैक्स ने काफ़ी एक्शन लिए हैं इसमें जी। लेकिन अब इस एक्ट के बाद जो है लोग जाएंगे कोर्ट्स पे और ये कहेंगे कि जी हमारी जो ट्रांजैक्शन थी इससे पहले की थी। मुझे लगता है कि हो सकता है गवर्नमेंट को और अमेंडमेंट करना पड़े इसमें, जो कि केवल ट्रांजैक्शन नहीं, होल्डिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी इटसेल्फ शुड बी एन ऑफेंस। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में है कि मनी लॉन्ड्रिंग करना जो है, चाहे वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट आने के पहले बने हो, वो ऑफेंस है। अगर होल्डिंग ऑफेंस होता तो ये रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता था, लेकिन होल्डिंग ऑफेंस नहीं है, ट्रांजैक्शन ऑफेंस है। ट्रांजैक्शन ऑफेंस है, इसलिए जो है रिट्रोस्पेक्टिव पॉसिबिलिटीज़ की नहीं है। जी जैन साहब, खासतौर से बेनामी संपत्ति की मैं बात करूं, लेन देन की बात करूं, इसको लेकर तमाम सवाल लोगों के मन में आते हैं। कुछ बातें बताई कर्नल साहब ने, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा आपके जरिए कि बेनामी संपत्ति कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है, क्योंकि इसको लेकर अपने यहाँ जिस तरह के प्रावधान हैं उसको लेकर तमाम सवाल आम जनता के मन में भी आते हैं। देखिए मनोज जी, इसका आंसर बहुत सिंपल है जी। जैसे जनरल सिंह बता रहे थे, बिल्कुल करने से बिल्कुल वो आंसर बिल्कुल उसी से आता है। बेनामी कानून का मतलब ये है कि जिसमें पैसा तो किसी और ने दिया जी, और वो प्रॉपर्टी नाम किसी और के है। आप पैसा देके किसी और के नाम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन उसका यूज और बेनिफिशियल ओनर भी वही होना चाहिए। जी। जैसे आप किसी को कोई प्रॉपर्टी लेके दे दें और वो उसी की यूज़ की हो, पैसे आप दे दें, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप पैसा आप दें, नाम किसी और की हो और यूज़ आप करें। जी। तो जो मेन मुद्दा जो कानून को रोकने का है वो इस ट्रांजैक्शन को रोकने का है, कि ये रोकने का कि भाई जिसने क्राइम का पैसा इकट्ठा किया, करप्शन का पैसा इकट्ठा किया, वो अपने नाम तो प्रॉपर्टी ले नहीं सकता। वो अपने भाई के नाम से, किसी रिश्तेदार के नाम से, किसी और के नाम से, सर्वेंट के नाम से, ड्राइवर के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं और पैसा खुद देते हैं और एंजॉय भी खुद करते हैं। इस कोठी में रह रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, बंगलों में घुमा रहे हैं, तो वो सारे होते हैं। इस कानून के लिए मेन मुद्दा तो ये है। और इंग्लिश में जो उसकी हम डेफिनेशन देते हैं आम आदमी के समझने के लिए है कि जहाँ कंसिडरेशन उसकी करने की किसी और ने दी, नाम किसी और के हो गई, ताकि वो दूसरा आदमी उसको जिसने दी है कंसिडरेशन उसके यूज़ के लिए है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके यूज़ के लिए।
अब इसमें सवाल आते हैं कि हमारे एक सामाजिक ढांचे को देखते हुए जी उसमें बहुत सारी एग्जम्पशन दी कि भाई किन परिस्थिति में ये बेनामी नहीं मानी जाएगी, कोई नाम किसी और को होगा। जी जैसे वाइफ के नाम से ली तो उसमें उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि अपने स्पाउस के नाम और अपने बच्चों के नाम, अगर वो है आपस में तो फिर वो बेनामी नहीं मानेंगे। नए कानून में जो 2016 में कानून बना उसमें उसकी एग्जम्पशन दे दी। HEF में फैमिली मेंबर के नाम में एग्जम्पशन दे दी। फिर बिजनेस में भी होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के नाम ही रजिस्टर होती है, वो छोड़ दिया गया। कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, उसके नाम होती है, उसकी एग्जम्पशन दे दी। ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं, उनके नाम की एग्जम्पशन है, वो दे दी है। और कानून की थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ाने के लिए ये कहा गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी का सोर्स डिस्क्लोज सोर्सेज से आ रहा है, यानी कि जिसने पैसा लगाया है वो अपना पैसा एक्सप्लेन कर सकता है कि इनकम टैक्स पे है या डिस्क्लोज सोर्सेज से है, उसको बाहर कर दिया। अब ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो नाम किसी के है, ये पता ही नहीं कि इसका पैसा किसने दिया। जी आज की डेट में पैसा जिसने दिया उसको आइडेंटिफिएबल है, और जिसके नाम में वो प्रॉपर्टी खड़ी है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, उनको बेनामी मान लिया गया। तो जो मेन मुद्दा बेनामी का, आम जनता को इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि बेनामी का कानून कोई ऐसा है। मुद्दा वही है जो इंटेंशनली पैसा दे के दूसरे के नाम प्रॉपर्टी करे ताकि मजे खुद ले ले और उसका बेनिफिट खुद ले ले, ये एक मेन मुद्दा था। और जब 2016 में अमेंडमेंट की गई तो वो 1988 वाला कानून कभी बहुत तेज़ी से कभी लागू नहीं हुआ, उसके रूल्स भी बहुत नोटिफाइड नहीं हो पाए थे। तो अब उन बातों को ध्यान में करते हुए 2016 का कानून बनाया गया। जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की आज की जजमेंट से जो मेन फर्क पड़ेगा, वो मेन फर्क यह है कि वो जो प्रोविज़न पहले वाली ट्रांजेक्शन पे लगते थे, बेनामी ट्रांजेक्शन पे लग जाते थे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पे लगाया था, उन पे नहीं लगेगा। अब 1 नवंबर 2016 के बाद जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ये कानून लगेगा। जी ये मेरा समझना है ये। जी बिल्कुल। सुरेश चंद्रा जी, अगर मैं 2016 के बाद की बात करूं तो जिस तरह से अधिनियम बनने के बाद कार्रवाई देश भर में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, वो अपने में एक रिकॉर्ड है। 1600 से अधिक मामलों में 4300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, बेनामी संपत्तियां कुर्क की गई हैं पूरे देश में। ये एक दिखाता है कि देश में बेनामी संपत्ति का जो लेन देन का मामला है वो कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। आप कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो दिशा निर्देश दिए हैं भ्रष्टाचार पर या बेनामी लेन देन पर, इसका क्या असर होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जो हमारे बेनामी एक्ट को 2016 को बहुत ज्यादा डाइल्यूट करता हो। जी, उन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जितनी अथॉरिटीज हैं उनको कहीं डाइल्यूट नहीं किया। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी पावर्स को कहीं डाइल्यूट नहीं किया। जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको कंस्टिट्यूट करने का है वो कहीं डाइल्यूट नहीं किया। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एज वेल एज द स्पेशल कोर्ट्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल आर्टिकल 20 के बिल्कुल अनुरूप है और उसमें ये बिल्कुल क्लियर है। पहली बार कई बार ये प्रश्न उठता है कि ये एक्ट को नोटिफाई क्यों किया जाए। जी, ये इशू हारला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में उठा था। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, बट आपने तो नोटिफाई नहीं किया। जब तक आप नोटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उनको पनिशमेंट नहीं करेंगे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम है कि कोई भी क्रिमिनल कोई भी जो प्रोविजन है पनिशमेंट का, वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी चीज को कहा है। जी, अब क्योंकि इसके इम्पैक्ट जो होंगे मनोज जी, जो मैं ये देख पा रहा हूं, उसके इम्पैक्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन पे कहीं पर भी नहीं। उसके सिर्फ ये है कि जो आर्बिट्रेरीनेस इसमें थी इम्प्लीमेंटेशन में, वो खत्म हो गई है। सपोज जैसे कि पहले क्या होता था, अब पहले प्रिजम्पशन प्रोसिक्यूशन पे होता था, अब प्रिजम्पशन उस पे है जो जिस पे आरोप लगाते हैं जी। तो वो जो सारी चीजें हैं वो हट गई हैं। पहले अगर आप कहेंगे पुरानी, वो ऐसा नहीं है कि
बेनामी प्रॉपर्टी को अगर कोई आइडेंटिफाई करता है, ये करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी डिपार्टमेंट, उसको अभी भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ है जी, प्रिजम्पशन से रिलेटेड, कन्फिस्केशन से रिलेटेड, वो बहुत सारे हैं और इसमें अभी बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा नियम होता है, जो नॉर्मल रूल होते हैं कन्फिस्केशन के या जो पनिशमेंट के, सजा के जितने भी होते हैं, वो गवर्न होते हैं सीआरपीसी से, नॉर्मली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से। यहाँ पर ये सेल्फ कंटेन्ड हमने कोड बनाया था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज बनाई थी, ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, दे हैव टू फॉलो देयर ओन रूल्स। वहां पे सीआरपीसी नहीं लगेगी, सीपीसी नहीं लगेगी, ये सब कुछ नहीं लगेगी। उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कुछ भी नहीं कहा है जी। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये सक्सेस आपने नोट किया है कि इतने केसेस किए हैं और इतने केसेस में ये रिकवरी हुई है, उनका रीजन है क्योंकि ये सेल्फ कंटेन्ड एक कोड है। इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, इसमें वेरियस ट्रिब्यूनल्स हैं जहां पे जाएंगे, फिर उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स है। तो पावर बहुत है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड कोड था जिसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी थी जी, जो जिसमें ये एग्री करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले हमारे कर्नल सिंह जी कि कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है प्रोसिक्यूशन में, जब सीआरपीसी आईपीसी में जब आप जाते हैं, जब नॉर्मल कोर्ट्स में जाते हैं, तो आई थिंक ही विल बी बेटर। मैं बिल्कुल कर्नल साहब से ही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल ईडी वैसे भी बहुत सुर्खियों में है। कर्नल साहब, बेनामी लेन देन का मुद्दा, काले धन का मुद्दा, नोटबंदी के बाद जिस तरह से काला धन निकल के सामने आया, वो भी देश भर ने उसको देखा। अब ये संशोधन या सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश आज के, आप कैसे देखते हैं, इसका क्या असर होने वाला है? इसका जो ऑलरेडी केसेस हैं जो इनकम टैक्स ने अटैच किए हैं और जिसमें ट्रांजैक्शंस 2016 से पहले हुई हैं, अब उन ट्रांजैक्शंस पे इफेक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो मेरी बातें हुई हैं लोगों से, करीब 2/3 जो हैं केसेस ऐसे होंगे जो हो सकता है उसमें अटैचमेंट को क्वैश कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट को भी इमीडिएट स्टेप्स इसमें हो सकता है लेना पड़े कि जैसे मैं कह रहा था कि अमेंडमेंट की ज़रूरत हो सकती है इस एक्ट में, कि इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शंस बेनामी, हम बेनामी प्रॉपर्टी के विद होल्डिंग पे भी ऑफेंस होना चाहिए। जी, आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि बेनामी संपत्ति के मामले में जो कानूनी दिशा निर्देश हैं और जो आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो पहले क्योंकि पैसे का लेन देन का मामला बहुत व्यापक है। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट डेट बहुत इवेंट है, 1 नवंबर 2016 से तो ये एक्ट वैलिड है जी, और नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। तो बहुत सारे केसेस बेनामी में नोटबंदी से रिलेटेड है जो लोगों ने किए, वो तो वैलिड है, वो तो कैश नहीं होंगे आज वाले केस के अंदर। तो एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन बच जाएगी। लेकिन कर्नल साहब ने जो कहा कि ये भी बात ठीक है कि आज की डेट में दो तिहाई मामले बेनामी के 1 नवंबर 2016 के पहले के हैं। तो जो सतीश जी कह रहे थे वो बात ठीक है कि कानून ये कहता है हमारा कि जिस डेट को कानून बना उससे पहले किसी ने कोई एक्टिविटी की हुई है तो उसको हम क्राइम नहीं मान सकते, उसको इलीगल नहीं मान सकते, वो प्रोस्पेक्टिव होगा, क्योंकि उस डेट को, जिस डेट को उसने वो ट्रांजैक्शन की थी, वो इलीगल नहीं था, कानून नहीं था। तो वो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको आप 1 नवंबर 2016 से बाद लगाइए, उसके पहले वाले ट्रांजैक्शन पे नहीं लगाइए। अब सवाल उठता है कि वो पहले वाली ट्रांजैक्शन कितनी बेनामी में ठीक थी या नहीं थी और सरकार उसको कैसे डील करती है, ये समय बताएगा कि क्या सरकार ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 16 से पहले भ्रष्टाचार के बहुत मामले, काले धन के मामले, लेन देन के मामले, ये देश भर में खूब सुर्खियां बने हैं, उनका क्या होगा? नहीं, देखिए, काला धन का मामला, भ्रष्टाचार का मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, एक ब्लैक मनी एक्ट में, उसमें भी एक मुद्दा चल रहा है, वो उसमें उसके तहत किया जा सकता है। सवाल है कि बेनामी में अटैचमेंट और एजुकेशन जो है वो एक मुद्दा है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि बेनामी इसको 1 नवंबर 2016 से पहले नहीं मान सकते थे क्योंकि ये कानून के अंदर नहीं आता था, तो आप इसको इस कानून में मत लीजिए, बाकी कानून तो लगेंगे। ये कर्नल साहब, इसका लीगल पक्ष क्या है? देखिए, इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं जी, जैसे जैन साहब कह रहे थे कि दूसरे और भी ऑफेंसेस हैं, तो जो बेनामी जनरेट हुई हैं बिकॉज ऑफ करप्शन केसेस से, बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शन से जी, वो सारी की सारी प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी आ जाती हैं। तो हो सकता है बहुत सी प्रॉपर्टी जो यहाँ बेनामी में अटैच हुई हैं वो ईडी ने भी अटैच कर रखी हो जी,
एंड इसलिए ये आगे जाके पता लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी रिलीज होती है एग्जैक्टली और कौन सी नहीं रिलीज होती इसके बाद। जाहिर सी बात है, बेनामी लेन देन का मुद्दा अपने में बड़ा गंभीर है कानूनी दृष्टि से, इसलिए बेनामी लेन देन से बचा जाए उतना ही अच्छा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जो आज के दिशा निर्देश हैं, जो फैसला है, जो टिप्पणियां हैं, उसका आगे क्या असर होगा ये समय बताएगा। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। आप तीनों ने संसद टीवी से चर्चा की, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।